नमस्कार बच्चों। आज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरो भाग 2 में संकलित कवि कुंवर नारायण की दो कविताएं कविता के बहाने और बात सीधी थी के अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करेंगे। इससे पहले कि हमारी जो वीडियो थी बच्चों, उसमें हमने इन दोनों कविताओं की सह व्याख्या समझी थी। आशा है आपको वो समझ में आ गई होगी। आज हम इसके अभ्यास संबंधी प्रश्न उत्तर करने जा रहे हैं। हमारा पहला प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। हमने कविता के अंत में पढ़ा था कि सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो वही बात यहाँ पर कवि ने पूछी है कि प्रश्न के माध्यम से कि सब घर एक कर देने के माने क्या हैं। तो हम यह उत्तर दे सकते हैं कि कविता के बहाने कविता के अंत में कवि कविता और बालक में समानता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि कविता एक खेल है। बच्चों के बहाने बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अर्थात बच्चा जिस प्रकार अपना पराये का भेद जाने बिना सब जगह अपने स्वाभाविक रूप में रहता है, किसी से कोई भेदभाव ईर्ष्या द्वेष आदि नहीं रखता है, सभी को वो समान समझता है, क्योंकि बच्चे का जो मन है वो बहुत ही कोमल होता है। वैसे ही कविता सबके लिए समान अर्थ और भाव व्यक्त करती है। जिस प्रकार बालक के सपने और कल्पनाएं असीम होती हैं, वैसे ही कविता में असीम संभावनाएं असीम कल्पनाएं छिपी हुई होती हैं। बालक का विकास अपरिमित है, वैसे ही कविता का विकास भी कभी रुकने वाला नहीं है। वह समस्त संकीर्णताओं को मिटाकर सभी घरों को एक समान कर देने वाला है। इस तरह से हम इसका उत्तर दे सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। बच्चों, हमने कविता के आरंभ में देखा कि वहाँ कवि ने बताया कि कविता जो है वो चिड़िया के बहाने उड़ने का काम कर रही है। तो उसी का वर्णन यहाँ पर पूछा गया कि उड़ने और खिलने से क्या संबंध है। कविता में उड़ने का संबंध चिड़िया से है और यहाँ बताया गया है कि चिड़िया की उड़ान से भी ज़्यादा जो उड़ान है वो कविता की है, क्योंकि कविता की उड़ान जो है वो काल और की सीमाओं को भी लांघकर आगे बढ़ जाती है। वह अतीत के भाव को वर्तमान तक लाती है, फिर वर्तमान में आने वाले जो भाव हैं वो भविष्य में भी जाएंगे। लेकिन चिड़िया की जो उड़ान है वो सीमित है। उसकी एक क्षमता है कि वो इतनी उड़ सकती है, उसके बाद वो थक जाएगी, हार जाएगी। लेकिन कविता का जो उसमें जो भाव विद्यमान है, जो उसमें विचार हैं, उनकी जो क्षमता है वो असीमित है। उसको कहीं पर भी थकावट नहीं होती है, कहीं पर भी उसको बांधा नहीं जा सकता है। यही बात चिड़िया की उड़ान के माध्यम से बताई गई है। दूसरा इसमें कहा कि खिलने से क्या अभिप्राय है। खिलने का संबंध तो मुख्यतः फूल से होता है, उसकी सुंदरता, उसकी जो मधुर गंध है उससे होता है। और फूल का खिलना जो होता है वो एक समय तक होता है, उस समय के बाद वो फूल कुम्हलाकर मुरझाकर वो गिर जाता है, उसकी पत्तियां बिखर जाती हैं। पर कविता में जो सुंदरता विद्यमान है, जो भाव हैं, गुण हैं, वो हमेशा विद्यमान रहने वाले हैं, वो सदैव प्रकट होते रहते हैं। फूल कुछ समय बाद खिलकर अपना रंग रूप प्रकट करके और उसके बाद में मुरझा जाता है, लेकिन कविता जो है वो युग युगांतर तक अपने गुणों की जो सुगंध है उसको फैलाने की क्षमता रखती है। इसलिए कवि ने यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप में उड़ने और खिलने को अति व्यापकता प्रदान कर दी है। वे तो शाश्वत गुणों के व्यक्त करने वाले वाहक बन गए हैं। एक प्रतीकात्मकता है खिलना और उड़ना, जो कविता के लिए यहाँ पर प्रयुक्त किया गया है। इस तरह से हम इसमें अपने भाव और विचार शामिल करके प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। कवि ने
बच्चे को और कविता को एक समान बताया है। तो यहाँ पर जिस प्रकार बच्चे के सपने असीम हैं, बच्चों के खेलने का कोई अंत नहीं होता है, बच्चे की प्रतिभा, बच्चे में जो छिपी हुई संभावनाएं होती हैं उनका कोई अंत नहीं होता है, वैसे ही कविता की जो कल्पनाएं हैं वो भी असीम हैं, असीमित हैं। कविता के खेल यानी कि कविता में किए जाने वाले जो प्रयोग हैं वो भी असीमित हैं। कहीं कुछ भी उसमें और चमत्कार करने के लिए, प्रभावी करने के लिए कुछ भी हम उसमें उपमानों के रूप में शामिल कर सकते हैं। कविता प्रकृति, मनुष्य, जीव, निर्जीव, काल, इतिहास, भावी जीवन अनेक विषयों पर लिखी जा सकती है। अर्थात इसके जो खेल हैं वो असीम हैं। कविता में भावों और रचनात्मकता का गुण वैसे भी जान फूंक देता है। जैसे बच्चे में कभी न थकने वाला, सदा कुछ न कुछ करने वाला तत्व विद्यमान होता है, ठीक वैसा ही बच्चे में के माध्यम से कविता में बताया गया है। बच्चे भी खेलते समय किसी की परवाह नहीं करते, वैसे ही भी हर कवि जो है वो हर प्रकार के अच्छे बुरे भावों को कविता के माध्यम से व्यक्त कर देता है। उसको जो बातें अच्छी लगती हैं उनको उसमें शामिल करता है। इसलिए यहाँ पर कविता और बच्चे का समांतर रखने कर कवि ने ये सब बातें बताई हैं। अगला प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं? कविता एक ऐसा फूल है जो कभी नहीं मुरझाता है, हमेशा खिला रहता है, तो उसी के बारे में बताया है। कवि कहता है कि एक फूल खिलता है, महकता है, अपनी और लोगों को आकर्षित भी करता है, लेकिन वह एक निश्चित समय के बाद मुरझाकर गिर जाता है, उसकी पंखुड़ियां बिखर जाती हैं। कविता में जो भाव और विचार हैं वे सदा सर्वदा यथावत बने रहते हैं, उनकी आयु समाप्त नहीं होती है, उनके मुरझाने का कोई समय निर्धारित नहीं है। और यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो एक बार अंकित हो गई तो वो चिर स्थायी हो जाती हैं, चिरकाल तक बनी रहती हैं, वो कभी भी नहीं मिटती हैं। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो हमें प्रेरणा देने वाली होती हैं, और उन्हीं में यदि हम देखें तो मैंने एक कविता पढ़ी थी माखनलाल चतुर्वेदी जी की, पुष्प की अभिलाषा। उस पुष्प की अभिलाषा कविता में कवि ने जिस भाव से देशभक्ति का वर्णन किया है वो सदा सदा के लिए अमर हो गया है। केवल इतना ही नहीं, वो चिरकाल तक स्थायी हो गया है। ऐसी ही अगर हम बात करें एक और कविता की, एक बूंद कविता प्रत्येक व्यक्ति को प्रेरणा देने वाली है। जो भी हताश निराश होता है, जो उलझन में पड़ा होता है, दुविधा में है, उसको एक मार्गदर्शन करने वाली कविता है। और सच बतलाऊं तो एक बूंद कविता ने मुझे एक मार्गदर्शन दिया, जिसके कारण मैं आज इस मुकाम पर पहुंचा हुआ हूं। तो ये बातें हम यहाँ पर बता सकते हैं। बच्चों, अब आती हैं दूसरी कविता के प्रश्नोत्तर बात सीधी थी पर के। पहला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने का जो तात्पर्य अभिप्राय है वो ये है कि हम जब भी अपने भाव या विचार प्रकट करते हैं तो हमें सरल और सीधी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए जिसको हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है या हमें सुन रहा है वो उसको भली प्रकार से समझ सके। भाषा को सुविधाजनक ढंग से प्रयोग में लाना चाहिए हमें। बेकार का शब्द जाल बोलने से क्या होता है कि जिस प्रकार लेखक ने अपनी भाषा को प्रभावी बनाना चाहा और वो और ज़्यादा परेशानी में उलझ गया, ऐसे ही हम भी अपनी भाषा में उलझ जाएंगे, जिससे क्या होगा कि भाषा का एक तो कठिन प्रयोग हो जाएगा, हमें उससे कोई लाभ नहीं होगा। दूसरा, जो बात हम कहना चाह रहे हैं वो स्पष्ट नहीं हो पाएगी, और इस कारण से जो जिसके आगे हम अपने विचार भाव प्रकट करना चाह रहे हैं वो भी कुछ नहीं समझ पाएगा। इसलिए अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हमें सहज, सरल, व्यवहारिक तथा सबकी समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कवि की भावनाओं को सहजता स्पष्ट रूप से समझा जा सके। ये बात यहाँ पर हम कह सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न आता है, इसमें बात और भाषा परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में
सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? अब हम कई बार कोई बात कहना चाहते हैं, बिल्कुल सरल और सीधे तरीके से कहना चाहते हैं, लेकिन उसमें बात घूम जाती है, टेढ़ी हो जाती है। तो भाषा और बात का परस्पर गहरा संबंध होता है। फिर भी बात वह विचार है जो कवि अथवा लेखक पाठक तक पहुंचाना चाहता है, और उसका माध्यम जो है वो भाषा होती है जिससे विचार या बात व्यक्त किए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा देखने में आता है कि भाषा का जो शब्दजाल है वो कभी अपनी बात को प्रभावी बनाने के लिए बुनता है, उसकी में अपने लिए शाबाशी और तारीफ पाने के लिए वो और ज़्यादा उसको पेचीदा बनाता जाता है। इसी जाल में फंसकर उसकी बात का अर्थ और उसका जो स्वरूप है वो खो जाता है, और जिस अर्थ को, जिस संदेश को वो लोगों तक पहुंचाना चाहता है वो वहां तक नहीं पहुंच पाता है। हमें कहना चाहिए कि हम किसी भी बात को कहें तो उसको सहज और सरल तरीके से करें। जो भी बात सीधी सरल शब्दावली में कही जा सकती है उसे पेचीदा बनाने से कोई फायदा नहीं है। यही बात यहाँ पर कही गई है। बच्चों, इसमें अगला प्रश्न आता है, बात अर्थात कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंबों मुहावरों से मिलान करो। यहाँ कुछ बिंब और मुहावरे दिए गए हैं जिनका आपस में हमें मिलान करना है और एक दूसरे से उनका सामंजस्य स्थापित करना है। एक तरफ मुहावरा है, बिंब है, और दूसरी तरफ उसकी विशेषता है, उसमें बताया गया है कि इसमें क्या कुछ है। तो पहली बात हम करते हैं, जैसे इसमें है बात की चूड़ी मर जाना। इधर बात की चूड़ी मर जाना दी गई है, तो इसका अर्थ बताना है, विशेषता बतानी कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या है? बात का प्रभावहीन हो जाना। तो हम इनके आगे अगर इधर कै खे गै घै डै लिख रखा है तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं ताकि हमें आसानी से समझ में आ जाए, ये कै है। उसके बाद दूसरा है बात की पेंच खोलना। बात की पेंच खोलना का मतलब क्या है कि बात को सहज और स्पष्ट करना, ये इसका ख है। उसके बाद आगे आता है कि बात का एक शरारती बच्चे की तरह खेलना। बात का शरारती बच्चे की तरह खेलने का मतलब क्या है कि बात का पकड़ में न आना। जिस प्रकार बच्चा इधर उधर दाएं बाएं घूम फिर कर भाग जाता है, निकल जाता है, वैसी बात भी जो है वो पकड़ में नहीं आ रही है, उसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद है पेंच को कील की तरह ठोक देना। पेंच को कील की तरह ठोक देने का मतलब कि उसके अंदर कसावट न होना, बात में कसावट का न होना। ये हमारा चौथा विकल्प है। इसके बाद हमारा अगला आता है बात का बन जाना। इसमें पहले ही एरो लगाकर, तीर लगाकर यहाँ पर बताया गया है कि कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। तो इस प्रकार बच्चों ये हमारे अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं जिनको हम अपने भाषा, अपने विचारों, अपने भावों, अपने बौद्धिक स्तर पर कर सकते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं बार बार एक ही बात बताता रहता हूँ कि जब भी हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं तो कथा वस्तु हमारे ध्यान में होनी चाहिए, और साथ में जो परीक्षक होता है वो ये देखता है कि हमने उस रचना को, चाहे वो पाठ है या कविता है, किस स्तर तक समझा है और उसमें हमने अपनी कितनी मेहनत की है, अपना कितना प्रयास किया है, उस प्रश्न का उत्तर देने में हमारा कितना योगदान है। इस प्रकार हम इन प्रश्नों के उत्तर कर सकते हैं। बच्चों, अगली वीडियो में हम हमारी जो अगली कविता है उसकी सह प्रसंग व्याख्या और अभ्यास संबंधी प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।